शातो डीएफ। प्रवेश कक्ष पार करते ही पुलिस आयुक्त ने दो जेंडार्मों की ओर संकेत किया, जिन्होंने डांतेस के दोनों ओर अपनी जगह ले ली। राज अभियोजक के कक्षों से न्यायालयों की ओर जाने वाला एक द्वार खोला गया और वे उन लंबे अंधेरे गलियारों में से एक से होकर आगे बढ़े, जो उनमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में सिहरन जगा देते हैं, चाहे उसके पास भय का कोई कारण हो या ना हो। जैसे व्हीलफोर के कक्षों से पालाइद्दा जस्टिस तक पहुंचा जा सकता था, वैसे ही पालाइद्दा जस्टिस से कारागार तक पहुंचा जा सकता था। एक उदास भवन, जिस पर सामने उठता लेज अकूल का घंटाघर ऊपर से झांकता है और अपनी हर खुली खिड़की से उसे जिज्ञासा से निहारता है। गलियारे के कई मोड़ों से गुजरने के बाद डांतेस ने अपने सामने एक लोहे की झरोखे वाली दरवाजा खुलते देखा। पुलिस आयुक्त ने उस पर छोटे हथौड़े से दस्तक दी और वे 3 प्रहार डांतेस को ऐसे लगे मानो उसके हृदय पर पड़े हों। दरवाजा खुला और दोनों जेंडार्मों ने अपने बंदी को धीरे से आगे बढ़ाया, क्योंकि वह अभी भी पीछे ठिठक रहा था। डांतेस ने उस भयानक देहरी को पार किया और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह एक भिन्न वातावरण में सांस ले रहा था, जहां हवा भारी और गंधक सी थी। वह कारागार में था। उसे एक कोठरी में ले जाया गया, जो सलाखों और ताले होने के बावजूद पूरी तरह साफ थी। इसलिए उसके परिवेश का दृश्य उसमें अत्यधिक भय नहीं जगा सका। वैसे भी उपराजकीय अभियोजक के वे शब्द, जो डांतेस को इतनी चिंता से भरे प्रतीत हुए थे, अब भी उसके कानों में आशा के मधुर वचन की तरह गूंज रहे थे। जब डांतेस को अपनी कोठरी में पहुंचाया गया, तब 4 बज चुके थे। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, वह पहली मार्च का दिन था, इसलिए बंदी शीघ्र ही अंधेरे में डूबने वाला था। जैसे जैसे उसकी दृष्टि मंद होती गई, उसकी श्रवण शक्ति तीक्ष्ण होती चली गई और जो भी क्षीण सा शब्द उसके कानों तक पहुंचता, वह यह मानकर उछल पड़ता कि वे उसे मुक्त करने आ रहे हैं। वह उठकर दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाता, पर वह ध्वनि शीघ्र ही किसी दूसरी दिशा में विलीन हो जाती और डांतेस फिर अपनी चौकी पर ढह जाता। अंततः लगभग रात के 10 बजे, जब वह आशा खोने ही वाला था, उसने एक नई ध्वनि सुनी, जो इस बार सचमुच उसकी कोठरी की ओर आती प्रतीत हुई। वास्तव में गलियारे में कदमों की आहट थी, जो उसके दरवाजे के सामने आकर थम गई। ताले में चाबी घूमी, कुंडियां चरमराईं और ओक की भारी किवाड़ खुल गई, जिससे 2 मशालों की चकाचौंध भरी रोशनी अचानक कक्ष में भर गई, जिनकी रोशनी में डांतेस 4 जेंडार्मों की चमकती तलवारें और बंदूकें देख सका। वह 2 कदम आगे बढ़ चुका था, पर इस बढ़ी हुई शक्ति को देखकर वहीं ठिठक गया। क्या आप मुझे लेने आए हैं? उसने पूछा। हाँ, जेंडार्मों में से एक ने उत्तर दिया। उपराजकीय अभियोजक की ओर से? ऐसा ही समझो। अच्छा, डांतेस ने कहा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ये निश्चित मानकर कि उसे बुलाने वाला विल्फोर ही है, वह दुर्भाग्यशाली युवक किसी भी आशंका के बिना सहज कदमों से बाहर निकला और सैनिकों के बीच अपनी जगह ले ली, जो उसका पहरा बना रहे थे। सड़क के द्वार पर एक गाड़ी खड़ी थी। सारथी अपनी सीट पर था और उसके पास एक पुलिस अधिकारी बैठा था। क्या यह गाड़ी मेरे लिए आई है? डांतेस ने पूछा। तुम्हारे लिए ही है, एक जेंडार्म ने कहा। चढ़ो। डांतेस कुछ कहना चाहता था, पर दरवाजा खुल चुका था और उसे एक धक्का लगा। उसके पास न तो प्रतिरोध का अवसर था, न ही ऐसा करने का कोई विचार। क्षण भर में वह गाड़ी के भीतर 2 जेंडार्मों के बीच बैठा था, जबकि बाकी 2 सामने की बेंच पर जा बैठे और भारी वाहन एक अशुभ गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ चला। बंदी ने खिड़कियों की ओर देखा, जो सलाखों से बंद थीं। उसने केवल एक कारागार के बदले दूसरा कारागार पाया था। अंतर बस इतना था कि यह चलता फिरता था और उसे किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रहा था। फिर भी सलाखों के बीच से, जो इतनी पास पास थीं कि उनके बीच से मुश्किल से हाथ निकल सके, डांतेस देख सका कि वे रू कायसेरी से होते हुए
फिर रू सैन लॉरां और रू तारामिस से गुजरते हुए बंदरगाह की ओर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में अपनी ही सलाखों और उस स्मारक की सलाखों के बीच से, जिसके पास वे रुके थे, उसने डिटेंशन बैरक की चमकती रोशनियां देखीं। गाड़ी रुकी, पुलिस अधिकारी उतरा और पहरे के कमरे की ओर गया। एक दर्जन सैनिक बाहर आए और पंक्तिबद्ध हो गए। डांतेस ने गोदी की बत्तियों के प्रतिबिंब में उनकी राइफलों की चमक देखी। क्या ये सब मेरे लिए हैं? उसने मन ही मन सोचा कि इतने लोगों को तैनात किया जा रहा है। अधिकारी ने दरवाजा खोला और बिना एक शब्द कहे ही उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्योंकि डांतेस देख सका कि सैनिकों की दो पंक्तियों के बीच उसके लिए एक मार्ग खुला हुआ था जो गोदी तक जाता था। सामने की बेंच पर बैठे दोनों जेंडार्म पहले उतरे, फिर उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद वे दोनों जो उसके पास बैठे थे, वे एक छोटी नाव की ओर बढ़े जिसे सीमा शुल्क विभाग का एक नाविक जंजीर से गोदी से सटाए हुए था। सैनिक मूक जिज्ञासा से डांतेस को जाते हुए देखते रहे। एक क्षण में उसे नाव के पिछवाड़े बैठा दिया गया, अब भी चारों जेंडार्मों के बीच, जबकि अधिकारी धनुष भाग में खड़ा था। एक तीव्र झटके के साथ नाव गोदी से अलग हुई और चार नाविक जोर शोर से चप्पू चलाने लगे पिल्लों की ओर। नाव से आई एक पुकार पर बंदरगाह के प्रवेश पर लगी जंजीर नीचे कर दी गई और डांतेस स्वयं को उस क्षेत्र में पाया जिसे फ्रियूल कहा जाता है, अर्थात बंदरगाह के बाहर। बाहर पहुंचते ही बंदी की पहली प्रतिक्रिया आनंद की थी। खुली हवा, लगभग स्वतंत्रता थी। उसने गहरी सांसें लीं ताकि उस तीखी समीर से अपने फेफड़ों को भर सके जो अपने पंखों पर रात और समुद्र की सभी अनजानी सुगंधें लाती हैं। पर शीघ्र ही उसने आह भरी। वे उसी रिजर्व के सामने से खे रहे थे जहां उसी सुबह, गिरफ्तारी से पहले के उस घंटे में, वह इतना प्रसन्न था और दो तेज रोशन खिड़कियों से उसे नृत्य समारोह के हर्षोल्लासपूर्ण स्वर सुनाई दे रहे थे। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखें आकाश की ओर उठाईं और प्रार्थना की। नाव आगे बढ़ती रही। वह तेत द्यूमोर के पास से गुजर चुकी थी और फुआरों की खाड़ी के सामने थी। अब वह बैटरी को घेरने ही वाली थी और ये बात डांतेस को समझ में नहीं आ रही थी। पर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने एक जिंडार्म से पूछा। तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। पर फिर भी हमें कुछ बताने की अनुमति नहीं है। आधे सैनिक होने के नाते डांतेस जानता था कि उन अधीनस्थों से प्रश्न करना निरर्थक है जिन्हें उत्तर देने से मना किया गया हो। इसलिए वह चुप रहा। फिर भी उसके मस्तिष्क में विचित्र कल्पनाएं उमड़ पड़ीं। चूंकि इस आकार की नाव में वे बहुत दूर नहीं जा सकते थे और जिस दिशा में वे जा रहे थे वहां कोई जहाज लंगर डाले नहीं था, उसने सोचा कि वे उसे तट के किसी दूरस्थ भाग पर उतारकर उसे मुक्त बता देंगे। वह बांधा नहीं गया था और न ही हथकड़ी लगाने का कोई प्रयास हुआ था। यह एक शुभ संकेत प्रतीत होता था। फिर क्या उप राजकीय अभियोजक ने उससे यह नहीं कहा था कि बशर्ते वह नोर्तिये का वह भयावह नाम न ले, उसे किसी बात का भय नहीं? और क्या विल्फोर ने उसकी उपस्थिति में ही उस खतरनाक पत्र को नष्ट नहीं कर दिया था जो उसके विरुद्ध एकमात्र प्रमाण था? इस प्रकार वह मौन और गहन विचारों में डूबा प्रतीक्षा करता रहा, अपने नाविक नेत्रों से जो अंधेरे के अभ्यस्त और विस्तार से परिचित थे रात के कालेपन को भेदने का प्रयास करता हुआ। दाहिनी ओर वे इल रातोनों को उसके प्रकाश स्तंभ सहित पीछे छोड़ चुके थे और लगभग तटरेखा का अनुसरण करते हुए कातालाओं की खाड़ी के सामने पहुंच गए थे। यहाँ बंदी ने और भी तीव्रता से दृष्टि जमाई। यहीं मर्सेदेस रहती थी और उसे हर क्षण ऐसा लगता कि वह अंधेरे तट पर किसी स्त्री की धुंधली और अस्पष्ट आकृति देख सकता है। क्या यह संभव था कि किसी पूर्वाभास ने मर्सेदेस को सचेत कर दिया हो कि उसका प्रेमी मात्र 300 गज की दूरी पर से गुजर रहा है? कातालान गांव में केवल एक ही दीपक जल रहा था। उसकी स्थिति देखकर डांतेस ने समझ लिया कि वह उसकी मंगेतर के कक्ष से आ रहा था।
पूरी छोटी बस्ती में केवल मर्सिडीज ही जाग रही थी। यदि युवक जोर से पुकारता तो उसकी मंगेतर उसे सुन सकती थी, पर झूठी लज्जा की भावना ने उसे रोक लिया। जो लोग उसे देख रहे थे, वे क्या कहते यदि वह किसी पागल की तरह चिल्लाने लगता? इसीलिए वह मौन रहा और उस प्रकाश को निहारता रहा। इसी बीच नाव आगे बढ़ती रही, पर बंदी का ध्यान नाव पर नहीं था। वह मर्सिडीज के बारे में सोच रहा था। वह प्रकाश एक छोटे से टीले के पीछे ओझल हो गया। डांतेस ने मुड़कर देखा और समझा कि वे खुले समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। जब वह तट की ओर देख रहा था और अपने विचारों में डूबा था, तभी चप्पुओं के स्थान पर पाल लगा दिए गए थे और अब नाव हवा के सहारे चल रही थी। और अधिक प्रश्न पूछने की अनिच्छा के बावजूद डांतेस जेंडार्म के पास खिसक गया और उसका हाथ पकड़ लिया। साथ ही उसने कहा, अपनी अंतरात्मा के नाम पर और एक सैनिक के रूप में मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझ पर दया करो और मुझे उत्तर दो। मैं कप्तान डांतेस हूं, एक भला और निष्ठावान फ्रांसीसी। यद्यपि मुझ पर न जाने किस देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बता दो, और मैं एक नाविक की शपथ लेकर कहता हूं कि कर्तव्य की पुकार पर उपस्थित रहूंगा और अपने भाग्य को स्वीकार कर लूंगा। जेंडार्म ने अपना कान खुजाया और अपने साथी की ओर देखा। उसने ऐसा संकेत किया जिसका अर्थ मोटे तौर पर यह था कि अब तक आ ही गए हैं तो कोई आपत्ति नहीं। तब जेंडार्म फिर डांतीस की ओर मुड़ा। तुम मार्सेई के निवासी और नाविक हो और मुझसे पूछते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अपनी शपथ पर कहता हूं कि मुझे नहीं पता। तुमने अनुमान नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं। ये असंभव है। मैं संसार की हर उस वस्तु की शपथ लेता हूं जो मेरे लिए पवित्र है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बता दो। और मेरे आदेश? तुम्हारे आदेश तुम्हें यह बताने से नहीं रोकते, जो मुझे 10 मिनट, आधे घंटे या शायद 1 घंटे में स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। पर इस बीच तुम मुझे सदियों की अनिश्चितता से बचा सकते हो। मैं तुमसे यह मित्र की तरह मांग रहा हूं। देखो, मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही भागने का प्रयास। वैसे भी यह असंभव है। हम कहाँ जा रहे हैं? यदि तुमने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है या तुम कभी मार्सेई के बंदरगाह से बाहर नहीं गए हो, तो तुम्हें अवश्य ही अनुमान हो जाना चाहिए। नहीं, तो अपने चारों ओर देखो। डांतेस उठ खड़ा हुआ और स्वाभाविक रूप से अपनी दृष्टि उस दिशा में डाल दी जिस ओर नाव बढ़ती प्रतीत हो रही थी। लगभग 200 गज सामने एक सीधी काली चट्टान उभर रही थी, जिससे चकमक की फूंसी की तरह शातोडीफ उठता था। डांतेस के लिए, जो इस विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, इस विचित्र आकृति का अचानक प्रकट होना, ये कारागार जो इतने गहरे आतंक में डूबा हुआ था, ये किला जो 3 शताब्दियों से मार्सेई को अपनी उदास किंवदंतियों से पोषित करता आया था, उसी प्रकार का प्रभाव लेकर आया जैसा किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति पर फांसी का दृश्य। हे ईश्वर! वह चिल्लाया। शातोडीफ, हमें वहां क्यों ले जाया जा रहा है? जेंडार्म मुस्कुराया। तुम मुझे वहां कैद करने तो नहीं ले जा रहे? डांतिस ने आगे कहा। शातो डीफ तो एक राजकीय कारागार है जो केवल बड़े राजनीतिक अपराधियों के लिए है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। क्या शातो डीफ में कोई जांच न्यायाधीश या किसी भी प्रकार के अन्य न्यायाधीश होते हैं? जहां तक मुझे झांत है, जेंडार्म ने कहा, वहां केवल एक राज्यपाल, कारापाल, एक सैन्य टुकड़ी और मजबूत दीवारें हैं। अब मेरे मित्र, इतना अचंभित मत हो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी रियायत का बदला मेरा उपहास करके ले रहे हो। डांतेस ने जेंडार्म का हाथ कसकर पकड़ लिया। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे शातो डीफ ले जाकर वहां बंद किया जा रहा है? ऐसा ही प्रतीत होता है, जेंडार्म ने कहा। पर किसी भी दशा में मेरे मित्र, मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा।
बिना किसी और जांच या औपचारिकता के? युवक ने पूछा। औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जांच की जा चुकी है। ऐसे ही व्हीलफोर के वचन के बावजूद? मुझे नहीं पता व्हीलफोर ने तुमसे क्या वचन दिया, जेंडार्म ने कहा। मैं केवल इतना जानता हूं कि हम शातोडिएव जा रहे हैं। अरे, वहां तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, यहां हाथ बटाओ। बिजली की तरह तेज, पर जेंडार्म की अभ्यासपूर्ण दृष्टि से बच निकलने के लिए पर्याप्त नहीं। एक हरकत में डांतिस ने नाव से छलांग लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसके पैर तख्तों से उठे, उसे पकड़ लिया गया और वह वापस नाव में गिर पड़ा, उन्मत्त क्रोध में चीखता हुआ। अच्छा, जेंडार्म ने कहा, उसके वक्ष पर घुटना टेकते हुए। अच्छा, तो नाविक की तरह तुम अपना वचन ऐसे निभाते हो। शांत जल गहरा होता है। अब सुनो, मेरे भले मित्र, एक भी हरकत की, सिर्फ एक, और मैं तुम्हारे सिर में गोली उतार दूंगा। मैंने पहला आदेश नहीं माना, पर दूसरे का पालन करने में मैं चूक नहीं करूंगा। उसने अपने इरादे का पूरा संकेत दिया, बंदूक नीचे करते हुए, यहां तक कि डांतेस अपनी कनपटी पर नाल का दबाव महसूस कर सका। एक क्षण के लिए उसने निषिद्ध हरकत करने और उस विपत्ति का हिंसक अंत करने का विचार किया, जो गिद्ध की पकड़ की तरह अचानक उस पर टूट पड़ी थी। पर ठीक इसलिए कि यह विपत्ति इतनी अप्रत्याशित थी, डांतेस को लगा कि यह दीर्घकालिक नहीं हो सकती। फिर उसे विलफोर के वचन याद आए और अंततः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि खुले नाव के पेंदे में किसी जेंडार्म के हाथों मृत्यु उसे भद्दी और भयावह लगी। इसलिए वह क्रोध की चीख के साथ जहाज के तख्तों पर ढह गया, मुट्ठियां भींचे हुए। लगभग उसी क्षण नाव जोर से हिल उठी। एक नाविक उस चट्टान पर कूद पड़ा जो अभी उसके अग्रभाग से टकराई थी। एक रस्सी चरमराई, पुली से खुलती हुई, और डांतेस ने समझ लिया कि वे पहुंच चुके हैं और नाव बांधी जा रही है। उसके पहरेदारों ने एक साथ उसकी बाहों और जैकेट के कॉलर को पकड़कर उसे उठने को मजबूर किया। उसे किनारे ले गए और ककिले के द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों की ओर घसीटते चले गए, जबकि अधिकारी पीछे पीछे बंदूक और संगीन से लैस चलता रहा। किसी भी दशा में डांतेस ने निरर्थक संघर्ष करने का प्रयास नहीं किया। उसकी सुस्ती प्रतिरोध से अधिक जड़ता का परिणाम थी। वह नशे में धुत व्यक्ति की तरह डगमगाता हुआ चला। एक बार फिर उसने तीखे ढलान के साथ पंक्तिबद्ध सैनिकों को देखा। उसने महसूस किया कि सीढ़ियां उसे पैर उठाने को बाध्य कर रही हैं, और देखा कि वह एक द्वार के नीचे से गुजर रहा है और द्वार उसके पीछे बंद हो रहा है। पर यह सब उसे धुंध की तरह लगा, बिना किसी स्पष्ट अनुभूति के। वह अब समुद्र तक को अलग नहीं कर पा रहा था। वह विशाल शोक, जिसे कैदी शून्य में निहारते हैं, इस भयावह अनुभूति के साथ कि वे उसे पार करने में असमर्थ हैं। एक क्षणिक विराम हुआ, जिसमें उसने अपने होश संभालने की कोशिश की। उसने चारों ओर देखा। वह एक चौकोर प्रांगण में था, जो चार ऊंची दीवारों से घिरा था। वह पहरेदारों के धीमे, नियमित कदमों की आहट सुन सकता था, और हर बार जब वे कैले के भीतर जल रही उतनी ही दीपकों की रोशनी से दीवारों पर पड़े दो तीन प्रतिबिंबों के सामने से गुजरते, तो वह उनकी बंदूकों की नालों पर चमक उठती। वे वहां लगभग 10 मिनट तक रुके रहे, यह सुनिश्चित करके कि डांतेस भाग नहीं सकता। जेंडार्मों ने उसे छोड़ दिया था। वे आदेश की प्रतीक्षा करते प्रतीत होते थे, जो अंततः आया। कैदी कहाँ है? एक आवाज ने पूछा। यहां, जेंडार्मों में से एक ने उत्तर दिया। इसे मेरे साथ आने दो, मैं इसे इसकी कोठरी तक ले जाऊंगा। चलो, जेंडार्मो ने कहा, डांतेस को आगे धकेलते हुए। बंदी अपने मार्गदर्शक के पीछे चला, जो उसे लगभग भूमिगत एक कक्ष में ले गया। उसकी नंगी टपकती दीवारें मानो आंसुओं की भाप से भरी हुई थीं। लकड़ी के एक तख्त पर रखी एक प्रकार की दीपक, जिसकी बत्ती दुर्गंधयुक्त तेल में डूबी थी, उस भयावह निवास की चमकती दीवारों को प्रकाशित कर रही थी और डांतेस को उसके मार्गदर्शक को दिखा रही थी, जो एक प्रकार का अधीनस्थ कारापाल था, खराब कपड़ों में और रूखे चेहरे वाला। यह आज रात के लिए तुम्हारा कक्ष है, उसने कहा।
काफ़ी देर हो चुकी है और राज्यपाल सो चुका है। कल जब वह जागेगा और तुम्हारे विषय में अपने आदेश देख सकेगा, तो संभव है कि तुम्हें कहीं और भेज दे। तब तक यहाँ कुछ रोटी है, उस मटके में पानी है और वहाँ कोने में पुआल है। एक कैदी को बस इतना ही चाहिए। शुभ रात्रि। डांतेस उत्तर देने के लिए मुंह खोल भी ना पाया था, न ही यह देख सका था कि कारापाल रोटी कहाँ रख रहा है या मटका किस स्थान पर है, और न ही उस कोने की ओर देख सका था जहाँ पुआल उसका बिछौना बनने के लिए रखा था, कि कारापाल दीपक उठा चुका था और द्वार बंद करते हुए कैदी को उस धुंधली रोशनी से भी वंचित कर गया जिसने क्षण भर के लिए बिजली की चमक की तरह उसे अपनी कारागार की बहती दीवारें दिखा दी थीं। इस प्रकार वह मौन और अंधेरे में अकेला रह गया, उतना ही काला और नीरव जितनी वे बर्फीली तहखानें थीं जिनका भार वह अपने ज्वरग्रस्त ललाट पर अनुभव कर रहा था। जब प्रभात की पहली किरणें इस गुफा में कुछ प्रकाश लाने लगीं, कारापाल लौटा और आदेश दिया कि बंदी को वहीं छोड़ा जाए। डांतेस हिला नहीं था, मानो किसी लोहे के हाथ ने उसे उसी स्थान पर कील दिया हो जहां वह पिछली रात रुका था। केवल उसकी गहरी ढंसी हुई आंखें अब आंसुओं की नमी से आई सूजन के पीछे छिप गई थीं। वह स्थिर खड़ा था, भूमि की ओर ताकता हुआ। उसने पूरी रात इसी प्रकार बिताई थी, खड़े हुए और एक क्षण भी न सोते हुए। कारापाल उसके पास आया और उसके चारों ओर घूम गया, पर डांतेस ने मानो ध्यान ही न दिया। उसने उसके कंधे पर थपकी दी और डांतेस सिहर उठा और सिर हिलाया। क्या तुम सोए नहीं? कारापाल ने पूछा। मुझे नहीं पता, डांतेस ने उत्तर दिया। कारापाल ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे नहीं पता, डांतेस ने फिर कहा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं राज्यपाल से मिलना चाहता हूँ। कारापाल ने कंधे उचका दिए और बाहर चला गया। डांतेस ने उसके जाते हुए रूप को देखा, आधे खुले द्वार की ओर हाथ बढ़ाए, पर वह फिर से बंद हो गया। इस पर उसकी छाती एक गहरे फाड़ देने वाले सिसक से भर गई। जो आंसू उसमें भरे थे वे दो धाराओं की तरह फूट पड़े। वह गिर पड़ा, अपना चेहरा भूमि से लगा लिया और बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा, अपने पूरे अतीत जीवन को मन ही मन दोहराते हुए और यह सोचते हुए कि इतने अल्प समय में उसने कौन सा अपराध किया था जो इतने क्रूर दंड का अधिकारी हो। इस प्रकार दिन बीत गया। उसने रोटी के केवल कुछ कौर खाए और पानी की कुछ बूंदें पीं। कभी वह बैठा रहता, विचारों में डूबा हुआ। कभी वह अपनी कारागार में ऐसे टहलता जैसे लोहे के पिंजरे में फंसा कोई जंगली पशु। एक विचार ने उसे विशेष बल से आघात किया। वह यह था कि उस पारगमन के समय, जब यह जाने बिना कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, वह इतना शांत और आज्ञाकारी बना रहा था। ऐसे अनेक अवसर आए थे जब वह जहाज से कूद सकता था और पानी में पहुंचकर उस दक्षता के कारण जो उसे मार्सेई के सबसे कुशल गोताखोरों में से एक बनाती थी, लहरों के नीचे ओझल हो सकता था, अपने पहरेदारों से बच निकलता, तट तक पहुंचता, भाग जाता, किसी निर्जन खाड़ी में छिपता, किसी जेनोई या कातालान जहाज की प्रतीक्षा करता, इटली या स्पेन चला जाता और वहां से मर्सिडीज को उसके पास आने के लिए लिखता। आजीविका के विषय में उसे किसी देश में कोई संदेह नहीं था। अच्छे नाविक हर जगह दुर्लभ होते हैं। वह इतालवी टस्कन की तरह बोलता था और स्पेनिश पुरानी कास्तील के पुत्र की तरह। वह स्वतंत्रता में जीता, सुखी मर्सिडीज के साथ और अपने पिता के साथ, क्योंकि उसका पिता भी उनके पास आ जाता। और अब वह यहाँ था, एक कैदी, इस अभेद्य दुर्ग में, शातोडीफ में, ये जाने बिना कि उसके पिता का क्या हुआ या मर्सिडीज का क्या हुआ। और ये सब केवल इसलिए कि उसने विलफोर के वचन पर विश्वास किया था। डांतेस को लगा कि वह पागल हो जाएगा और वह उस ताजे पुआल पर क्रोध में लौटने लगा जो कारापाल ने उसके लिए लाया था। अगले दिन उसी समय कारापाल भीतर आया। तो उसने पूछा, क्या तुम कल से अधिक समझदारी की अवस्था में हो? डांतेस ने उत्तर नहीं दिया। चलो, अपने आप को संभालो। क्या तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है जिसे मैं ला सकूं? बताओ।
मैं राज्यपाल से बात करना चाहता हूँ। हम्म, कारापाल ने अधीरता से कहा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? क्योंकि कारागार के नियमों के अनुसार किसी कैदी को यह अनुरोध करने की अनुमति नहीं है। और यहाँ क्या अनुमति है? डांतेस ने पूछा। यदि भुगतान करो तो बेहतर भोजन, सैर और कभी-कभी पुस्तकें। मुझे पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, मुझे टहलने की इच्छा नहीं है और मेरा भोजन मुझे ठीक लगता है। इसलिए मुझे केवल एक ही वस्तु चाहिए, राज्यपाल से मिलना। यदि तुम एक ही बात बार-बार दोहराकर मुझे चिढ़ाओगे, कारापाल ने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाना ही बंद कर दूंगा। तो ठीक है, डांतेस ने कहा। यदि तुम मुझे खाने के लिए कुछ नहीं लाओगे, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। डांतेस के इस स्वर ने कारापाल को दिखा दिया कि उसका कैदी मरने के लिए भी तैयार है। और चूंकि हर कैदी अंततः अपने कारापाल के लिए लगभग 10 सु प्रतिदिन का मूल्य रखता है, उस व्यक्ति ने उस हानि पर विचार किया जो डांतेस की मृत्यु से उसे होगी, और कुछ नरमी से बोला, सुनो, जो तुम चाहते हो वह असंभव है, इसलिए उसे फिर मत मांगो। किसी कैदी के अनुरोध पर राज्यपाल का कोठरी में आना कभी नहीं होता। पर अच्छा व्यवहार करो और तुम्हें सैर की अनुमति मिल जाएगी। और किसी दिन जब तुम व्यायाम प्रांगण में होगे, राज्यपाल वहां से गुजर सकता है। तब तुम उससे बात कर सकते हो। उत्तर देना या न देना उसका काम होगा। पर इसमें, डांतेस ने पूछा, मुझे कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? कौन जानता है, 1 महीना, 3 महीने, 6, शायद 1 वर्ष। यह बहुत लंबा है, डांतेस ने कहा। मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूं। अरे, उस एक ही वस्तु पर मत अटक जाओ जिसे पाना असंभव है, नहीं तो 15 दिनों में तुम पागल हो जाओगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? पूरी तरह पागल। पागलपन की शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। हमारे पास यहाँ एक उदाहरण है। इसी कोठरी में तुमसे पहले रहने वाला वह अब्बे इसलिए पागल हो गया था कि वह राज्यपाल को मुक्त करने के बदले 10 लाख फ्रांक देने की पेशकश करता रहा। उसे इस कोठरी से गए कितना समय हो गया? 2 वर्ष। और क्या उसे मुक्त किया गया? नहीं, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। सुनो, डांतिस ने कहा, मैं न तो अब्बे हूं और न ही पागल। संभव है कि मैं ऐसा बन जाऊं, पर दुर्भाग्य से इस समय मेरी बुद्धि सलामत है। मैं तुम्हें एक और प्रस्ताव देना चाहता हूं। क्या? मैं तुम्हें 10 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दे नहीं सकता। पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 100 IQ दूंगा, ताकि अगली बार जब तुम मार्सेई जाओ, कातालानो में जाकर मर्सेदेस नामक एक युवती को एक पत्र दे आओ। पत्र भी नहीं, केवल 2 पंक्तियां। यदि मैं 2 पंक्तियां ले जाऊं और पकड़ा जाऊं, तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, जिसकी कीमत बिना भोजन और इनाम के भी सालाना 1000 लिव्र है। इसलिए तुम समझ सकते हो कि मैं कितना बड़ा मूर्ख होता यदि 1000 लिव्र खोने का जोखिम उठाकर 300 कमाने जाता। तो सुनो, डांतेस ने कहा, और ध्यान रखो कि मैं क्या कह रहा हूं। यदि तुम मर्सिडीज तक 2 पंक्तियां ले जाने से इनकार करोगे, या कम से कम उसे यह बताने से कि मैं यहां हूं, तो मैं एक दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अपने द्वार के पीछे छिपकर, और जैसे ही तुम भीतर आओगे, इस स्टूल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। धमकियां! कारापाल चिल्लाया, एक कदम पीछे हटते हुए और सावधान होते हुए। तुम सचमुच अपनी बुद्धि खो रहे हो। अब्बे ने भी ऐसे ही शुरू किया था। 3 दिनों में तुम भी उसी की तरह बड़बड़ाते पागल हो जाओगे। सौभाग्य से शातो डीफ में काल कोठरियां हुए हैं। डांतेस ने स्टूल उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर घुमा लिया। ठीक है, ठीक है, कारापाल ने कहा। चूंकि तुम जोर देते हो, इसे राज्यपाल को सूचित किया जाएगा।
आखिरकार, डांतेस ने कहा, स्टूल को फर्श पर रखकर उस पर बैठते हुए, जंगली दृष्टि से, सिर झुकाए हुए, मानो वह सचमुच पागल हो गया हो। कारापाल चला गया और कुछ ही क्षण बाद 3 सैनिकों और एक हवलदार के साथ लौटा। राज्यपाल के आदेश से उसने कहा, इस कैदी को नीचे की मंजिल पर ले जाओ। आपका अर्थ कालकोठरियों से है, हवलदार ने कहा। कालकोठरियों में पागल को पागलों के साथ जाना चाहिए। चारों सैनिकों ने डांतेस को पकड़ लिया, जो एक प्रकार की जड़ता में चला गया था, और बिना प्रतिरोध किए उनके साथ चल पड़ा। उसे 15 सीढ़ियां नीचे ले जाया गया और एक कालकोठरी का द्वार खोला गया, जिसमें वह यह बुदबुदाते हुए भीतर गया। बिल्कुल ठीक, पागल को पागलों के साथ जाना चाहिए। द्वार बंद हो गया और डांतेस सीधे आगे बढ़ा, बाहें फैलाए हुए, जब तक कि उसने दीवार को छू न लिया। फिर वह एक कोने में बैठ गया और स्थिर रहा, जबकि उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधलके की अभ्यस्त होती हुई अपने चारों ओर का आभास लेने लगीं। कारापाल सही था, डांतेस पागलपन के बहुत निकट था।